जेनेटिक्स का ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको ना फील होने लग जाएगा कि यार ये ना मतलब उसका एप्लीकेशन जब पता पड़ने लग जाएगा तो अपने को आइडिया लगने लग जाता है अच्छा ये दुनिया कैसे चल रही है उसको सही बात है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर्स, गुड मॉर्निंग डियर्स, क्या हाल चाल है? Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सब। गुड इवनिंग, सही बात है, सबके लिए गुड मॉर्निंग, सबके लिए गुड इवनिंग। अच्छा मैं आपको बताता हूँ मैं गुड मॉर्निंग क्यों कहता हूँ, बता दूं? हाँ सर। बताइए ना। देखो, गुड मॉर्निंग कहने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीजन है नॉर्मल पैटर्न में कि पहली बार मिल रहे अपन तब तो होता है गुड मॉर्निंग, है ना, हमेशा होता है ना। नंबर पहला कारण। अब नंबर दूसरा कारण क्या है? दूसरा नंबर कारण है गुड मोर अर्निंग, यानी कि अच्छी से अच्छी कमाई हो, गुड मोर अर्निंग, दूसरा नंबर। और तीसरा एक रीजन और है, और वो तीसरा रीजन क्या है? ऑलवेज पॉजिटिविटी। आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। दो तीन कारण, एक चौथा कारण और है। और चौथा कारण क्या है कि आपको ध्यान है जब आप स्कूल जाते हो या कहीं काम पे जाते हो तो आपकी मम्मी आपके लिए नाश्ता बना रही है, आपका सामान लेके आ रही है, तो अपन कह सकते हैं गुड मॉम रनिंग। इसका मतलब गुड मॉम रनिंग, दैट इज गुड मॉर्निंग। इसका मतलब हमेशा क्या कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग। ओके डियर्स, तो गुड मॉर्निंग। अब बताओ अपन ने कहां तक पहुंच गए बच्चों? क्या कंप्लीट कर लिया अपन ने लास्ट तक? कल चेक करो कितने जने पहुंचे। बताओ कल तक अपन लास्ट में क्या किया? एरिथ्रो यार जब नहीं बोलने आता तो तभी सब बोलते हैं। तो अपन टॉपिक में मैं बोल देता हूँ, मेरे को बताना। हम लोग पढ़ रहे थे खास तौर पे टर्म्स एंड डेफिनेशन, और टर्म्स एंड डेफिनेशन के अंदर नंबर 1 पर अपन कर चुके हैं एनेंशियोमर्स, नंबर 2 पे अपन कर चुके हैं मीजो, नंबर 3 पे कर चुके हैं डाया, नंबर 4 पे कर चुके हैं रेसमिक, नंबर 5 पे कर चुके हैं रेजोल्यूशन, क्लियर। और नंबर 6 पे अपन ने किया था एरिथ्रो एंड थ्रियो, ये भी कर चुके हैं। नंबर 7 पर आपने इसके अंदर एक टेबल बनाई थी, इस टेबल से अपन ने स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स या कितने मीजो बनेंगे उनकी कैलकुलेशन को टेबल में कर लिया था हमने, आपको ध्यान होगा। तो यहां तक अपन कर चुके हैं। होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब जैसे कल को अगर मान लो एग्जामिनर ने आपके सामने ये एग्जांपल रख दिया, ये देखो, अब जैसे ये रख दिया, अब आप सोच के बताओ, आपसे एग्जामिनर पूछेगा बताइए इसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हैं, बताइए इसमें कितने मीजो कंपाउंड हैं, बताइए इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं। तो ये कहलाएगा ऑप्टिकल एक्टिव या एनेशियोमर्स, ये कहलाएगा मीजो, और दोनों को मिला दें तो केवल ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर्स। तो आप चेक करके देखो कि आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सर 808 आ रहा कितना आ रहा है? 808। यस सर, मेरा भी आ रहा है 808 मेरा भी 8 आ रहा है। तो 808 का मतलब देखते हैं, चलो चेक करते हैं इसका मतलब। तो इसका मतलब 808 आंसर आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं 8 ये है, 0 ये है और 8 ये। तो चलिए चेक करते हैं आप सही हो कि गलत। तो सबसे पहले इस कंपाउंड में
हम चेक करेंगे n यानी कितने कायरल सेंटर्स हैं। तो चेक करके देखो, अगर अपन यहाँ आते हैं देखो तो ये कायरल सेंटर है। आपको कायरल सेंटर चेक करने आ गए तो देखो ये कायरल, क्योंकि यहाँ खड़े होगे तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और एक H। फिर आप चेक करके देखो यहाँ खड़े होते हो तो ये कायरल है, क्योंकि Br है, मैथिल है और ऊपर का पूरा पार्ट H। फिर आगे चले तो देखो ये कायरल है। इसका मतलब आपके पास n वैल्यू हो गई टोटल 3। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, कहीं से भी गिरेल कार्बनों के बीच में से कट लगाने पर दो इक्वल हाफ नहीं बन सकते। इसका मतलब अपन कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, ये दो बातें क्लियर होती है। फॉर्मूला लगा 2 की पावर n और 2 की पावर 3 से आपका ये आंसर परफेक्ट होता चला गया। आपका आंसर बिल्कुल सही है। गुड। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर बनेंगे टोटल 8 ऑप्टिकल आइसोमर। मीजो एक भी नहीं होगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं सकती। और आपका टोटल स्टीरियो या टोटल ऑप्टिकल भी 8 ही बने। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए सर, तो अब एंट्री करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट का। नंबर नेक्स्ट में अपन आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है DL सिस्टम, जिसको नाम देते हैं अपन रिलेटिव, जिसे कहते हैं सापेक्ष कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अभिविन्यास या विन्यास। तो हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं DL सिस्टम या DL नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसको खास तौर पे आपके बायोलॉजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। आप जितने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ग्लैक्टोज ये जितने पढ़ते हैं, रेफिनोज, ये सब के अंदर ये सिस्टम खूब काम आता है। ये सिस्टम होता ही कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये तो क्या पूछा सर, IUPAC में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको देते हैं? बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी वैसे नहीं होती है, जो नजदीक पड़ता है पहले प्रायोरिटी उससे देखते हैं, और जहां दोनों बराबर हो जाएं वहां पर अपन प्रायोरिटी ईन को देते हैं, क्योंकि ईन यानी डबल बॉन्ड को देते हैं, क्योंकि ईन का ई ट्रिपल बॉन्ड के वाई से ज्यादा होता है। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको? क्लियर। अब आइए देखो आगे आपका। अब यहाँ पर जो मैं सिस्टम करने जा रहा हूँ D और L, ये सिस्टम जो प्रेजेंट होता है, यानी मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ अकर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी अपन खास तौर पे शर्करा, शुगर्स के अंदर, एंड अमीनो एसिड्स। तो खास तौर पे जो D और L सिस्टम है ये इन दो के अंदर मुख्य रूप से प्राप्त हुआ या बना। इस सिस्टम की खासियत क्या है पहले मैं आपको क्लियर करता हूं। इस सिस्टम की खासियत में पहला वर्ड है D। तो पहले इस D का मतलब समझ लीजिए। इस D का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये D आपके स्मॉल d की तरह नहीं है। स्मॉल d का मतलब होता था PPL का राइट टर्न। उसके घूर्णन को, उसके रोटेशन को, उसके वाइब्रेशन के पाथ को अगर अपन क्लॉकवाइज घुमा दें तो वो राइट टर्न को अपन बोलते थे स्मॉल d। और कैपिटल D होता है उसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड कौन? तो राइट हैंड साइड अगर आप शुगर्स पढ़ रहे हो तो शुगर्स के अंदर आता है OH, शर्कराओं में आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और अगर आप अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं तो फिर आएगा NH2। तो आज के बाद किसी भी किरैल कार्बन पर यदि आपको लगता है कि आपका OH शुगर्स के लिए और NH2 अमीनो एसिड के लिए राइट हैंड साइड आएगा तो हम उसको सिंबल दे देंगे कैपिटल D, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। दूसरा आता है L लिया जाता है फॉर लेफ्ट हैंड साइड। यदि आपके किसी शर्करा में OH की स्थिति लेफ्ट हैंड साइड हो
या अमीनो एसिड में NH2 की पोजीशन या साइड लेफ्ट हैंड साइड हो तो अपन कह सकते हैं कि वह कैपिटल L से रिप्रेजेंट होगा। अब याद करो एक स्मॉल l भी था, D के साथ वाला L, वो स्मॉल l का मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। उस स्मॉल l का मतलब था PPL लेफ्ट टर्न, लेकिन यहाँ PPL से मतलब नहीं है, यहाँ पर OH या NH2 का किरेल कार्बन में लेफ्ट हैंड साइड होना। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक एग्जांपल। तो इस नोमेनक्लेचर को देने के लिए साइंटिस्ट ने जिस बेस्ट एग्जांपल को यूज किया, जिस मानक एग्जांपल को यूज किया, जिस स्टैंडर्ड एग्जांपल को यूज किया, उस एग्जांपल का नाम था ग्लिसरॉल्डिहाइड। आप सब जानते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे छोटा शुगर होता है, या मैं आपकी भाषा में, नीट की भाषा में बोलूं तो सबसे स्मॉलेस्ट मोनोसेकेराइड है। तो इस समय ग्लिसरॉल्डिहाइड आपका एक स्मॉलेस्ट शुगर है, क्लियर? या मैं अगर यूं कह दूं तो स्मॉलेस्ट मोनोसेकेराइड है। ये देखो, तो सबसे छोटा, सबसे पहला मोनोसेकेराइड आपका होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब यदि मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला बनाऊं तो देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आप गौर से देखो, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये वाला कार्बन किरेल नहीं है, ये वाला कार्बन भी किरेल नहीं है, लेकिन चेक करके देखो ये वाला कार्बन किरेल, और इस किरेल कार्बन में जो OH लगा हुआ है, आप नोट करके देखो वो OH राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप चेक करो, राइट हैंड साइड में। जब हम इसका नाम रखेंगे तो अब इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये तो नाम इसका फिक्स है, लेकिन अब इसके आगे लग जाएगा डी। ये डी बताएगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में किरेल कार्बन पे OH कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। इसके बाद लगता है ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में प्लस या माइनस आता है। प्लस का मतलब होता है कि ये कंपाउंड PPL को राइट घुमाता है, और अगर N आता है तो इसका मतलब ये लेफ्ट घुमाता है। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस लगा दूं तो इसका मतलब होगा ये डी बता रहा है OH राइट, लेकिन ये प्लस बता रहा है कि PPL जब गुजरेगी तो राइट टर्न कर, इसका आंसर यहां से। ये हिंट मैं आपको क्लियर कर दूं, दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। कैपिटल डी के साथ माइनस भी आ सकता है, कैपिटल डी के साथ प्लस भी आ सकता है, क्लियर? तो दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि कैपिटल डी लिखने पर हमारे किरेल कार्बन पर OH की साइड राइट हैंड साइड। अब आप सोचो, अगर मैं लिख देता L ग्लिसरॉल्डिहाइड तो आप सोचो उसका स्ट्रक्चर क्या बनता? सिर्फ ये वाला OH घूम जाता है। कौन सी साइड रहता? राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल लूंगा और फिर इस पे टेक्निकल पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। स्नैपशॉट कर लीजिए। सर पॉजिटिव वाला फंडा बताइए ना एक बार। बेटा पॉजिटिव का मतलब होता है, आपको ध्यान में रखना, आपको स्मॉल डी डेक्स्ट्रो का, तो मैंने क्या कहा था, इसको प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब जब आपकी PPL अपने आप को राइट टर्न कर जाती है तो उस कंपाउंड को स्मॉल डी या प्लस से करते हैं। और इसी तरह से स्मॉल n या माइनस का अरिथमेटिक साइन, जब PPL का वाइब्रेशन पाथ आप लेफ्ट हैंड साइड टर्न कर दो, तो सोचो इसका मतलब इस कंपाउंड में दो बातें दिखाई दे रही है। इस डी का मतलब और इसका मतलब अलग अलग। इस डी का तो मतलब है कि किरेल कार्बन पे OH राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि उसको PPL के कांटेक्ट में लाया जाए तो ये PPL को कहां मोड़ देगा, कहां घुमा देगा, तो अपन कहेंगे ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। और आपको अच्छी तरह पता है, हम इसको थ्योरेटिकली पता नहीं लगा सकते,
इसके लिए लैब में जाकर पोलरीमीटर में कंपाउंड को ढालना पड़ता है और उसमें से पीपीएल को निकालना पड़ता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको आप कभी भी अपनी मर्जी से या अपन नहीं लिख सकते, ये तो जिसने प्रैक्टिकल कर रखा है वो लिख सकता है इसके ऊपर। इसलिए मैंने आपसे कहा था इस डी के साथ माइनस भी आ सकता है, इस डी के साथ प्लस भी आ सकता है। तो इसको स्नैपशॉट सर, और प्लस की जगह माइनस कब आएगा? कभी भी, ये तो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, ये कंपाउंड माइनस भी हो सकता है। हमें थोड़ी पता कि ये पीपीएल को कहां मोड़ रहा है, हमें थोड़ी पता, हम इसको देख के थोड़ी बता सकते हैं पीपीएल को कहां मोड़ेगा। पीपीएल का मोड़ना एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, आपके हाथ में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है आरएस, लेकिन आर का मतलब डी हो या एस का मतलब एल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका जो कैपिटल आर आपने निकाला था रोटेशन, वो डी भी हो सकता है स्मॉल, और स्मॉल एल भी हो सकता है। इसलिए ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जो सिर्फ हम नॉर्मल लिखते हैं, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी देखकर आप सिर्फ देख सकते हो, ये आप इसमें आर और एस निकाल सकते हो। आपको आपसे कहोगे सर इसका रोटेशन बताओ, आर है कि एस है, तो आप फट से कहोगे ये 1, ये 2, ये 3 और ऐसे घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एच को देखकर आपको क्या, तो आप आर और एस तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आर और एस पीपीएल की डायरेक्शन नहीं होती, वो कुछ भी हो सकती है। इसलिए पीपीएल वाला प्रैक्टिकल पॉइंट हम डिस्कस नहीं करते। चलिए बेटा इसको कर दीजिए स्नैपशॉट, तो फिर मैं आगे के पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। सर तो फिर डी के साथ माइनस कब लिखेंगे? अरे अपन थोड़ी लिखेंगे, पेपर में एग्जामिनर लिख के देगा। हाँ तो कैसे पता चलेगा? हाँ वो एग्जामिनर लिख सकता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल वैल्यू देखी है, तो यूं भी लिख सकता है। इसी कंपाउंड को एग्जामिनर ग्लिसरॉल डिहाइड यहाँ पर डी और यहाँ माइनस लिख सकता है, दोनों में से कोई भी लिख सकता है, लेकिन ये चीज तो दिख रही है ना, ये हम देख ही नहीं सकते। जो चीज हम देख ही नहीं सकते उसके लिए तो एग्जामिनर पे डिपेंड रहना पड़ेगा। एग्जामिनर लिख के देगा तो अपन यस मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। एग्जामिनर दोनों का संरचना सूत्र ऐसी बनेगा सर? दोनों चीज सेम ही है भाई। आप सिंपल सी बात है बेटा, आप सोचो लैब में जाके पीपीएल का मुड़ना, तो कंपाउंड लेके जाओगे तभी तो पता चलेगा। अभी तो सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हो कि सर ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी, क्योंकि किरण है, शर्तें पूरी कर रहा है। लेकिन जो हम देख सकते हैं वो तो ये देख सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट का वर्क हमारे हाथ में नहीं है। ये तो और नहीं देगा तो सीख सकते। क्लियर हो गया सर? हाँ प्लस माइनस में ध्यान नहीं देना है? क्या कह रहे हो? प्लस माइनस में ध्यान नहीं देना है क्या? बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। पेपर तो हो सकता है पेपर में आपको ये नहीं चाहिए, लो सर पेपर में हो सकता है यही नहीं दिया जाए, सीधा ऐसे लिख दिया जाए, ये खत्म हो गई बात। वो हमारे क्षेत्र में ही नहीं है, हमारे हाथ में ही नहीं है। हमें तो जैसा मिलेगा हमें तो वही देखना, हमें तो ये मिलेगा, ये डिसाइड हम कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस डिसाइड हम नहीं कर सकते। ये चलो सर अब आज इसका अगला पॉइंट आते हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल के नंबर बढ़ाता हूं, जैसे सपोज करो ये तो मैंने ली शुगर। अब जैसे कल को अगर मान लो मैं यहाँ पर ये शुगर ले लेता 4 कार्बन की, या पहले अमीनो एसिड लूं फिर दोनों एग्जांपल मिक्स कर दूं। ये आपने पढ़ा है अमीनो एसिड। आप सब जानते हैं अमीनो एसिड्स कौन होते हैं, ये कहलाते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। और आप जानते हैं नाम में दिखाई दे रहा है, अमीनो मींस होता है NH2 और एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और अल्फा क्योंकि अल्फा पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है। तो आप चेक करके देखो फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन अल्फा है, और वो जो अल्फा है उस पे प्रेजेंट है आपका NH2, यहाँ प्रेजेंट है आपका H, और ये जगह आपकी R। इस R का मतलब है कि आपके कई तरह की वैल्यूज यहाँ पर रख सकते हो। और आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको ध्यान होगा, जब आप प्रोटीन्स पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो एसेंशियल नॉन एसेंशियल होते हैं, पढ़े ना आपने?
तो Yes, इसका sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये जो आर वैल्यू है ये आप बदलते रहो, आपकी चॉइस है, एग्जामिनर को बदल सकता है। जैसे प्रोलीन, वेलिन, है ना, ये सब आपने पढ़े हुए, फिनाइलएलानिन या ग्लाइसिन, ये सब ना आपने पढ़े हुए, तो ये मान बदलते रहेंगे। लेकिन अगर ये किरैल हुआ तो आपके रूल के अकॉर्डिंग देखो, इस किरैल कार्बन पर आपका NH2 राइट हैंड साइड आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है? Left hand Left hand side. side. तो आप L. लोग यहाँ पर L यानी इसके लेफ्ट होने के कारण, और आगे जो भी अमीनो एसिड का नाम है वो नाम आगे जोड़ दोगे, ये इसका नेमिंग सिस्टम बन गया। तो इसका नाम बन जाएगा L अमीनो एसिड। L बताता है कि अमीनो एसिड के किरैल कार्बन पर NH2, क्योंकि अगर अमीनो एसिड आता है तो NH2 कंसीडर करते हैं, और अगर शुगर्स आती हैं तो OH कंसीडर करते हैं। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ आएगा L। अब जैसे आपको ध्यान है R की वैल्यू अगर मैं H रखती हूँ तो आपको ध्यान है इसको कहते हैं ग्लाइसीन, ये ग्लाइसीन होता है। लेकिन सोचो ग्लाइसीन में मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो फिर ये किरैल बचेगा नहीं। यस सर, तो क्योंकि दोनों कैसे हो जाएंगे, एच हो जाएगा दोनों। H होने पर किरैल सेंटर नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब H होने पर कोई भी D और कोई भी L नहीं होता, क्योंकि उसमें किरैल कार्बन ही नहीं होता। लेकिन यदि हम R की वैल्यू सपोज करो वैसे रख दें, तो ये हमारा पहला ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है एलानिन। ये एलानिन है, और आपने पढ़ा होगा, पढ़ते भी हो कि हम इनको केवल 3 लेटर्स लिखते हैं। जैसे ग्लाइसिन होता है तो GLY, और एलानिन है तो ALA। तो ये जो एलानिन है अगर मैं उसको यहाँ रख दूं तो सोचिए इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। और देखो ये वैल्यू अपन यहाँ पर रख दी। तो अब इस कंपाउंड में आप चेक करो आपके रूल के अकॉर्डिंग, ये अमीनो एसिड के किरैल कार्बन पर NH2 सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। Left hand side. सिंबल दे, कैपिटल D कि कैपिटल L? Capital L. Capital L. एलानिन। कैपिटल L। और फिर इसका नाम, अमीनो एसिड तो पहले लिखते थे, अब अमीनो एसिड का नाम आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे एलेनाइन। ये लो सब आपका नोमेनक्लेचर D और L का मतलब समझ में आपको आ गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये बेसिक्स है। ये हमारे 100 का 80% हो गया। अब 20% में कुछ स्पेशल बातें हम इससे रिलेटेड करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखो जो दूसरा मैंने आइसोमर बनाया, आप सोच के देखो उसका नाम आप क्या बनाओगे? D. D-alanine. तो सबसे पहले आप चेक करोगे ये अमीनो एसिड है, फिर आप चेक करोगे किरैल कार्बन, फिर चेक करोगे किरैल कार्बन पर NH2 कौन सी साइड आ गया? राइट। Right hand side में इस L की जगह पर क्या लिखा जाएगा? D. और आगे D. वही परिणाम Alanine. ये हमारे D और L सिस्टम का एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आएंगे, तो इस बात को मैं एक बार वापस से नटशेल या वापस से रिवाइज करा देता हूं कि क्या है DL सिस्टम। कि DL सिस्टम एक कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किरैल कार्बन पर कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स का OH और अमीनो एसिड का NH2 कौन सी दिशा में, कौन सी साइड पर है, कौन सी तरफ है। अगर वो राइट हैंड साइड है तो D से डेजिग्नेट करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो L से इसको डिनोट या इसको प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा छोटा सा पॉइंट क्लियर होता है। अब पॉइंट ये आता है कि हमने इसके नाम में रिलेटिव वर्ड क्यों लिखा, सापेक्षिक वर्ड क्यों लिखा। तो अब इसका मैं रिमेनिंग 20% में से क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं। तो पहले इसको हटा दूं। यस, अब देखो इसका क्लियरिफिकेशन।
एक्चुअली में इसको रिलेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जनक या मानक हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड को माना था, इसको बनाया था हमने जनक। देखो ये इसको माना था हमने अपना जनक या मानक। इस कंपाउंड का नाम था ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो जिस साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को दिया उसने क्या किया, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को बना दिया मानक। ये बन गया मानक, और मानक में उन्होंने मान लिया कि सर जो आपका किरेल केंद्र है वो राइट हैंड साइड है। तो उन्होंने कहा अगर ये राइट हैंड साइड है तो उन्होंने इसके नाम का भी क्या लगा दिया, ये डी। ये उन्होंने मान लिया। अब उन्होंने ये बात अगली क्या बोली, ये वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। इन्होंने कहा कि अगर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड कोई भी क्रिया करके किसी नए कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी डी ही कहलाएगा। जैसे सोच के देखो, अगर मैं इसको ऑक्सीकृत कर दूं, इसको ऑक्सीडाइज कर दूं, तो क्या होगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये देखो आप, ये देखिए आप, ये आपका ऑक्सीजन इसको एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दे। अब आपको अच्छी तरह पता है कि ये शर्करा नहीं है, लेकिन ये इस शर्करा से बना है, तो इस वाले कंपाउंड का नाम होगा ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड। और आप कहते हो कि सर हम तो शर्कराओं के किरेल केंद्र पर चेक करते हैं, OH राइट तो D और लेफ्ट तो L, लेकिन ये बना इस D से है तो ऑटोमेटिकली ये D इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब इसके नाम के आगे भी D आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि शर्कराओं और अमीनो एसिड को छोड़कर किसी में भी डी और एल हम नहीं निकालते। तो फिर ये डी क्यों लिखा गया, तो इसका आंसर है कि ये एक रिलेटिव या सापेक्षिक नॉमेनक्लेचर है, जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड से अगर कोई कंपाउंड बने तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो भी अभिविन्यास होगा, वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे मैं अगर मान लो इस कंपाउंड को, ये लीजिए, अगर सपोज करो मैं इस कंपाउंड के अंदर या इस कंपाउंड के अंदर मान लो PCl5 डाल दूं, तो PCl5 क्या करेगा, अब की बार इस OH को हटाकर Cl लगा देगा। तो अब की बार आपका कंपाउंड का नाम होगा ग्लिसरील क्लोराइड। अब देखो ग्लिसरील क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये CO, ये OH, ये H, ये CH2 और OH, और यहां से जो आपने OH को उड़ाया वहां पर Cl आ गया। तो सोचिए ये भी शर्करा नहीं है, लेकिन ये इससे बनता जा रहा है। इसका मतलब इसका D इसमें गया और हम इसको भी इससे ही बना मान रहे हैं, तो इसके नाम के आगे भी D लग जाएगा, डी ग्लिसरील क्लोराइड। तो इसका मतलब सापेक्ष विधि का मतलब है कि यदि आज के बाद मानक आपका स्टैंडर्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड किसी को बनाता है या कोई इसी को इसको बनाता है, तो ध्यान रखिएगा उन सब के अंदर ओरिएंटेशन इस ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिसाइड हो। तो ये जो कल को अगर एग्जामिनर मान ले, पूछ ले कि सर ये डी ग्लिसरिक एसिड का सोर्स क्या है, तो अपन कहेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो मेरी बात को मैं रिपीट करता हूं कि इस सापेक्षिक या रिलेटिव का मतलब क्या है, इस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंपाउंड जो शुगर नहीं हो, जो अमीनो एसिड नहीं हो, लेकिन वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से बने, तो फिर उसमें कॉन्फ़िगरेशन ग्लिसरॉल्डिहाइड का ट्रांसफर होता चला जाएगा। सापेक्षिक यानी रिलेटिव यानी इमेज उसके रिगार्ड में देखा जाएगा। तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, ये हमारे रिमेनिंग पॉइंट के अंदर जुड़ेगा। स्नैपशॉट हो गया? यस चलिए अब आते हैं पर इसके अंदर और बाकी छोटे पार्ट पर। तो अब इसमें नोट करने लायक एक पॉइंट और, ये देखिए, अब इसके अंदर एक पॉइंट और नोट करना है, और वो पॉइंट है कि यदि किरेल कार्बन की संख्या 1 से अधिक हो
यदि किरेल कार्बन की संख्या 1 से अधिक हो तो डी या एल अभिविन्यास अंतिम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेन अल्टीमेट, अंतिम पेन अल्टीमेट किरेल कार्बन पर देखा जाता है। ये पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक तो आपने जितने एग्जांपल लिए थे उसमें किरेल कार्बन एक ही था कि जो OH या NH2 राइट हैंड साइड था तो D लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड था तो L लगा दिया। लेकिन अब ध्यान रखना, यदि किरेल कार्बन ज्यादा हो गए तो फिर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे अंतिम किरेल कार्बन को देख लो, उस पर OH कहां पर है। अब आपको कैसे, जैसे सोचिए इस समय आपके पास ये ग्लूकोज है, ये देखो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ना ग्लूकोज। आप ग्लूकोज के बारे में जानते हो कि ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होते हैं, और 6 में से आपका दूसरे नंबर का OH राइट हैंड साइड होता है, थर्ड वाला OH लेफ्ट हैंड साइड होता है, और बाकी सारे राइट हैंड साइड होते हैं। ये देखो, अब आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। देखो आप इस समय इस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज, लेकिन चेक करके देखो इस ग्लूकोज में दूसरा नंबर वाला भी किरेल है, तीसरा वाला भी किरेल है, चौथा वाला भी किरेल है, पांचवा वाला भी किरेल है, लेकिन छठा किरेल नहीं। तो अब वो कहता है बताओ अब कैसे डिसाइड करोगे कि ये डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है। तो फिर ये वाला पॉइंट काम आएगा कि इसमें यदि किरेल कार्बनों की संख्या ज्यादा हो गई तो सबसे अंतिम वाले को पकड़ लीजिए, और अंतिम वाले किरेल कार्बन पर अगर अपन देखें तो राइट हैंड साइड है, इसीलिए आप लिखते हो डी ग्लूकोज। इसीलिए आपको ध्यान होगा, आप कहते हैं ना ग्लूकोन डी, पीते ही जान में जान डाल दे, आता है ना ग्लूकोज। हाँ सर तो ग्लूकोन डी क्यों बोलते हैं? हमारी बॉडी में ग्लूकोन डी काम करता है ग्लूकोज का, तो क्योंकि हमारी ऊर्जा का स्रोत जो एटीपी बनता है वो इसी ग्लूकोज से बनता है। तो डी का मतलब अब समझ गए हुए कि उसमें सबसे अंतिम कार्बन का OH कहां पर होता है, राइट हैंड साइड। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल में आपके सामने यहां पर मान लो मैंने ये एग्जांपल दिया है, अब देखो मैं आपके सामने यहाँ पर 4 कार्बन की शर्करा बना रहा हूं। 3 की आप देख चुके हो ग्लिसरॉल्डिहाइड, 6 की मैंने ग्लूकोज को दे दी। अब मैं आपके सामने 4 कार्बन की शर्करा बना रहा हूं। देखो ये 4 कार्बन की जो शर्करा है, इन 4 कार्बन की शर्करा में मैंने पहले दोनों OH राइट हैंड साइड लिख दिए। इस वाले में मैंने क्या किया, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड रख दिए। फिर मैंने इस वाले में लास्ट वाला राइट हैंड साइड, ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, और ठीक इसका उल्टा कर दिया इस वाले में। तो अब आप देखो मैंने 4 तरह के आइसोमर बना दिए, लेकिन इन आइसोमर का नाम क्या देते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले देखो इसमें 2 सिस्टम लग रहे हैं। सबसे पहले तो आप चेक करके बताओ कि इस किरेल यानी अंतिम किरेल पर OH की स्थितियां कहां पर है। ये देखो सबसे पहले तो अपन डी और एल चेक करते हैं। तो सोच के बताइए इसके अंदर आपका डी लगेगा किसमें और किसमें लगेगा, एल। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखूं, कैपिटल डी के कैपिटल एल? कैपिटल डी। कैपिटल डी, क्योंकि देखो ये राइट हैंड साइड है तो यहाँ लगेगा कैपिटल डी। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो लगेगा कैपिटल एल। अगर इसमें चेक करूं तो क्या लगेगा, कैपिटल डी। और अगर क्या बात करूं तो कैपिटल एल। तो पहला काम तो कंप्लीट हो गया। अब एरिथ्रो और थ्रियो में चले जाओ। अब चेक करके देखो एरिथ्रो थ्रियो कल कर चुके हो टोज, आपको याद होगा कल मैंने आपको लिखवाया था टोज।
तो सोच के बताओ ये वाला कंपाउंड एरिथ्रो है कि थ्रियो है? एरिथ्रो। इसलिए इस शर्करा का नाम हो गया डी एरिथ्रोज, क्योंकि ओस का मतलब होता है शर्करा। तो अब इस शर्करा का पूरा नाम बन गया डी एरिथ्रोज। तो ये डी बता रहा है कि इसके अंतिम किरेल पर OH राइट हैंड साइड है, और एरिथ्रो बता रहा है कि दोनों OH किरेल कार्बन पर एक ही साइड। तो देखो दो तरह के नोमेनक्लेचर जुड़ गए। अब सोचो इसका नाम क्या होगा? एल एरिथ्रोज। एल एरिथ्रोज। क्यों? क्योंकि एल इसलिए बोला क्योंकि OH अंतिम कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन एरिथ्रो और थ्रियो के हिसाब से दोनों OH एक ही तरफ है, तो इसका मतलब इसका नाम होगा एरिथ्रोज। अब यही पॉइंट यहाँ आ जाए, D3Os। D3Os, क्योंकि आप चेक करके देखो D इसका मतलब OH राइट हैंड साइड लास्ट में, लेकिन दोनों किरेल कार्बन पर OH अपोजिट, अपोजिट के लिए वर्ड होता है थ्रियो, और ओस का मतलब होता है शर्करा। इसका नाम हो गया अपना D3Os। और अब आप चेक करो, अगर मैं इसका नाम देता तो क्या लिखता? L3O। L3O। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, यस और नो? Yes sir। तो नोट कर लीजिए, तो जो आपका 20% बच गया था अब पूरा 100% हो गया। अब आप नोट कर लीजिए इसको एक बार, फिर मैं आपको एक IIT का क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगा जो हमारे जेईई मेंस और नीट में नहीं आता है, लेकिन आप इतने लेवल पे आ चुके हो कि वो क्वेश्चन भी इजीली कर पाओगे। तो ये आपके नीट के हिसाब से तो पूरा 100% हो गया, ये पूरा डी और एल कंप्लीट। नोट कर लीजिए पहले इसको। यस, हटा दो बेटा इसको। यस सर। ये लीजिए। अब जो करवाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा स्पेशल है और आपको आता है। इसमें क्या स्पेशल है और आपको क्या आता है, मैं आपको हिंट देता हूं। देखो, एग्जामिनर आपके सामने एक स्ट्रक्चर ये देगा, और आपसे पूछेगा बताइए ये ग्लिसरल्डिहाइड के आगे डी लिखा जाए कि एल लिखा जाए? L। तो आप आंसर क्या दोगे? एल L। जितने जने एल देंगे उनका आंसर होगा गलत। अब क्यों सर गलत डी होगा? आएगा ना, क्योंकि अब इसका आंसर एल क्यों गलत है, उसका रीजन समझ लो कि जब भी हम डी और एल सिस्टम करते हैं, हमेशा याद रखो इस लंबवत अक्ष पर, ये जो आप लंबवत बनाते हो ना, इस लंबवत अक्ष पर यहाँ पर मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। जो सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप है जो ऑक्सीडाइज होता है वो ऊपर आना चाहिए। क्लियर? और यहां आनी चाहिए लंबी चेन, यानी आपकी कार्बन की जो लंबी चेन है वो यहां खत्म होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर डी और एल लगाओ, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा पहले बनाओ। आपको कैसे बनेगा? कैसे? तो ये सब बनेगा बाय 90 डिग्री इवन चेंज, 180 डिग्री इवन चेंज, ये सब आप कर चुके हो। और आपको ध्यान है तीसरा था फ्लिक्स 1, याद आ गया? तो आपको ये टेक्निक अपनाते हुए इसको पहले कंपाउंड को इस लेवल पे लाना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड करना कि वो डी और एल। जैसे किसी बच्चे ने अगर यही डिसाइड कर दिया तो वो गलत हो गया, तो फिर क्या करते? गौर से देखो, आपको ये वाला ग्रुप ऊपर लाना था और ये वाला ग्रुप नीचे लाना था, क्योंकि ये ग्रुप ऊपर ये और ये वाला ग्रुप नीचे। तो सोचो अगर आप 180 डिग्री से ऐसा करते हो, ये देखो आप, तो ये तो आपका आ गया CHO ऊपर और ये CH2 आ गया नीचे, लेकिन आपको ध्यान है ये तो केवल ऑड हुआ। तो इवन करने के लिए फिर आप इसको 180 डिग्री से और चेंज करोगे, तो आप सोचो ये OH अब यहां पर आ गया।
तो ये देखो आपने क्या किया, 180 डिग्री इवन इंटर चेंज किया। अब आप चेक करके देखो इस किरेल पर OH राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड? राइट है Right hand side. राइट हैंड साइड। इसका मतलब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड का आंसर L नहीं होगा, क्या होगा? ये D होगा। ये होता है इसका वो एक स्पेशल पॉइंट कि आप अच्छी तरह से रिपीट कर रहा हूं, सुनना आपकी बात, कि यदि आपसे एग्जामिनर पेपर में डीएल सिस्टम पूछे तो पहले चेक कर लेना कि क्या जो कंपाउंड वो दे रहा है उसमें सबसे टॉप पर मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग फंक्शन ग्रुप है कि नहीं। अगर है तो फिर आप चेक करना डी और एल। तो सबसे टॉप पर होता है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग और नीचे होता है लंबी चेन। अगर ऐसा नहीं है तो आप इन तीन टूल्स, इन तीन औजारों की सहायता से ऐसा उसको बनाने की कोशिश करो। 90 डिग्री से चेंज कर सकते हो, एक को फिक्स करके बाकी तीन को घुमा सकते हो, जैसी डिमांड होगी। अब जैसे इस समय डिमांड क्या थी, गौर से देखो, अपने एम को देखना, इसको आपको ऊपर ले जाना था और इसको नीचे ले जाना था। तो देखो आपको अपना आइडिया लग रहा है कि 180 पे जा रहे हो, तो आपका ये वाला टूल काम कर गया और उसको इवन मान करो और जब जाके रुके तो फिर डी और एल निकालो। अब सोचो कल को ये एग्जांपल ऐसा होता, अब देखो जैसे ये एग्जांपल ऐसे होता और एग्जामिनर आपसे कहता है कि बताओ ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये बताओ कि डी है या एल है, दोनों में से कोई एक है, बताओ क्या है। तो अब आपका दिमाग काम करता और क्या सोचते आप सोचो। क्या आपका पहला पॉइंट, क्या आपका दिया गया स्ट्रक्चर ये है क्या अभी? नहीं। नहीं। तो इसको इस लेवल में लाने के लिए आप इसमें से कौन सा तरीका अपनाओगे? 90 डिग्री 90 चेंज। डिग्री चेंज। 90. यही बेवकूफी करोगे अक्लमंदों, इसको थोड़ी हटाना है, इसको तो अपनी जगह सही बैठा हुआ है ना। तो फिर सर, आप वो- सोचो अक्लमंदी से ये उठाओ ना भाई, आपको पता है यहाँ पर तो बड़ा ग्रुप आना चाहिए, वो तो अपनी जगह बैठा, उसको क्यों हिलाते हो? आपने इसको किसी भी तरीके से हटाया तो ये तो जगह छोड़ देगा अपनी। तो इसका मतलब ये जगह तो इसके लिए बिल्कुल सही है, इसको यहीं बैठे रहने दो। तो बैठा रहने तो इसका मतलब फिक्स 1 हो गया। और अब गाड़ी को कैसा घुमा दो, अब बताओ, अब इसको कहाँ आना चाहिए? नीचे। सब नीचे OH की तो जगह। आपने नीचे। ये इस जगह पर आएगा तो ये इस जगह पर आएगा और ये इस जगह आएगा। तो नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, गौर से देखो। ये इसको तो आप पहले ही फिक्स कर चुके थे, ये अपनी जगह पर है। अब देखो यहाँ कौन आ गया, H, H. और यहाँ आ गया आपका CH2OH, और यहाँ कौन आ गया, OH। और अब चेक करो ये OH. वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब आप चेक कर लो आपका ये D बना कि आपका ये L बना। L. तो इसका मतलब ये आंसर सही है, ये आंसर। अब बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर, सर। Yes, सर हमेशा sir. इवन चेंज करना पड़ेगा क्या? सर ऐसे याद करोगे करो, क्या एग्जाम में? आप याद करो, मैंने कहा था रिटेंशन लाने के लिए आपको इवन चेंज करने पड़ते हैं। तो रिटेंशन तो लाना ही पड़ेगा, एग्जामिनर ने आपको कंपाउंड दिया है तो इसका रोटेशन तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो फिक्स है ना। तो अपने को तो कॉन्फ़िगरेशन वही बना के रखना है जो उसका है। अब सोच के देखो, जैसे इस समय इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकालते हो थ्योरेटिकली, क्योंकि स्मॉल डी स्मॉल एन तो आपको आता नहीं, तो आप इसका आर निकाल के देखो या एस निकाल के देखो, तो आपके हिसाब से ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4। तो आपने रोटेशन निकाला ये रहा, तो ये गया एंटी क्लॉकवाइज एस, लेकिन इसके कारण R। तो सोचो ये वाला आंसर भी आर ही होना चाहिए, और ऐसा करने के लिए ये काम करना जरूरी है। अब आप चेक कर लो, ये आर ही है, देखो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज एस, काटने के बाद ये आंसर। तो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम रहना चाहिए, इसके लिए आपको ये इवन बार ही करना पड़ेगा।
अब मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई हो, तो आगे बढ़े अपन। Yes, sir. Side please, sir. हाँ, लो इसको स्नैपशॉट कर लो। ये आपका बड़ा दिक्कत है। कैपिटल एल सिस्टम खत्म। सर चलिए अब आते हैं अपन अपने एक लास्ट पॉइंट पे। हेलो सर। हाँ जी, सर नीट के एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा क्या? इसमें नीट के एग्जाम में बेटा इसके आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश वो करेगा तो ये देगा, नहीं तो आपके नीट के एग्जाम में बहुत इजी है। नीट के एग्जाम में सर तो तो नीट में नहीं आएगा क्या? नीट में ये नहीं आता बेटा, बाकी सब आते हैं। इसको करने के बाद तो आप फिर सब जगह कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीट में ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा, देखो ये ठीक है। ये नीट का एग्जाम्पल बन सकता है, देखो ये। अब देखो इस एग्जाम्पल का डी होगा कि एल होगा, ये डिसाइड करो। सर डी होगा डी होगा। सर दोनों होगा क्या? होगा सर। डी होगा क्या? डी होगा। हाँ डी नहीं सर, हाँ NH2 डी तो होगा। भी है ना। एक मिनट डी और एल दोनों होगा क्या? अरे वो तो एमाइड है यार, डी तो होगा। वाले को देखते हैं ना, नीचे वाले को। लास्ट वाले को। हाँ अरे डी होगा सर। लास्ट वाले को, लास्ट वाले को। डी होगा डी डी होगा। डी होगा डी होगा तो आपने क्या आंसर निकाला? आप बता दीजिए। डी होगा लग रहा है। डी होगा अरे सर। एनएनसीओ में 50-50%। एल होगा। अब पहले सुन तो लो बदमाशों। अब आप क्या गलती कर रहे हो? आप देखो, कहते हैं ना कि सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। सबसे पहले तो डिसाइड करो कि ये शुगर है कि अमीनो एसिड है। सर दोनों ही है इसमें तो। अरे कैसे हो सकता है? शुगर कभी एसिड, NH2 भी है और OH आप भी शुगर है। पढ़ते हो, शुगर कभी एसिड के होते ही नहीं है। शुगर तो एल्डिहाइड कीटोन के होते हैं। एल आएगा एल आएगा। नॉलेज लो अपनी कि शुगर जो होते हैं, शर्कराएं, वो एल्डिहाइड कीटोन्स की होती है, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एसिड के होते हैं। तो इसका फंक्शन रूट कौन है? एसिड। इसका मतलब ये शुगर नहीं है, ये कौन है? एल है ये। एमिनो एसिड। अमीनो एल एसिड। आएगा फाइनली। अमीनो एसिड में किसकी डायरेक्शन देखते हो? OH की कि NH2 की? NH2 की। NH2 फिर की। आप चेक करके देखो, ये देखा जाएगा इसका एल नाम आएगा। है। एल एल। इसीलिए ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन होते हैं, यानी आप अपनी नॉलेज को पूरा एक्सेप्ट कर लो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको कहते हैं एप्लीकेशन लेवल। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग स्तर। अनुप्रयोग स्तर का मतलब होता है पहले पूरी नॉलेज को रख लो। आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड NH2 से डिसाइड होता है और शुगर्स OH से डिसाइड होती है। तो अगर अगले ने एसिड लगा के दिया है तो फिर आप NH2 चेक करोगे। अगर एग्जामिनर यहाँ पर एल्डिहाइड लगा देता तो फिर ये चेक नहीं होता, फिर ये चेक होता, फिर तब आपका OH जो है वो ये आपका डी काउंट। तो मैं होप करता हूँ आपको अपने काम करने का तरीका समझ में आ जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना पेपर में काम करने के तरीके से ही सिलेक्शन आता है। चलिए सर, जो सोचते हैं वो हमेशा गलत नहीं करते। चलिए बेटा, अब मैं लेने जा रहा हूँ एक विशेष एग्जांपल। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एक विशेष नोट। और ये विशेष नोट क्या है वो लिखने जा रहा हूं। फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरल कार्बन, जिसको हम नाम देते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन neither necessary nor sufficient condition compound should be chiral। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा मतलब है। अब तक आप जो करते आए हो वो आपने कायरल कार्बन पे काम किया था,
अब उसी का वो हिंट दे रहा है कि किसी भी कंपाउंड के प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए किरेल कार्बन का होना या एसिमेट्रिक कार्बन का होना एक उचित, यानी कि आप कह सकते हैं उपयुक्त, या सफिशिएंट का मतलब होता है निश्चित, ये सॉरी ये तो हो गया आपका आवश्यक, और इसका मतलब हो गया उपयुक्त। तो किसी भी कायरल कंपाउंड को कायरल होने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन का होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है और कोई उपयुक्त शर्त नहीं है। शर्त होनी चाहिए यौगिक कायरल होना चाहिए। अब देखो दो वर्ड मैंने यूज किए हैं, यौगिक कायरल होना चाहिए, लेकिन उसमें कायरल कार्बन हो कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ गई? अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जांपल लेने जा रहा हूं जिनके पास कायरल कंपाउंड या सॉरी कायरल कार्बन है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसी को कहते हैं कायरल। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को कायरल कहते हैं। अब आपको कैसे ये फिर कायरल हो कैसे गए? तो कायरल इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष में अपना ऐसा विन्यास बदला कि वो पीपीएल को प्रभावित कर गया, और ऐसे में वो कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट के बेस्ट एग्जांपल होंगे कौन कौन से? इसके बेस्ट एग्जांपल होंगे एलीन्स, इनके बेस्ट एग्जांपल होंगे एल्काइल साइक्लोएल्कीन्स, इसके बेस्ट एग्जांपल होंगे स्पाइरीन, एंड इसके एग्जांपल होंगे बाइफेनिल। ये मैं आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हायर पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग से ये चीज निकल जाए कि हमेशा आप ऑप्टिकल एक्टिविटी किरेल कार्बन में ढूंढते हो तो ये गलत है। कोई भी कंपाउंड किरेल हो सकता है, प्रकाशिक सक्रिय हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, उसके लिए इसका होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है। आप जो नीट पढ़ते हो उसमें 99% सारे क्वेश्चन ही आते हैं, 99%, लेकिन 1% ये हायर पॉइंट ये भी होता है। ये वो एग्जांपल का सेट है जिनमें कहीं कायरल कार्बन नहीं आएगा, लेकिन ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो अपन कह सकते हैं विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं वन बाय वन ये एग्जांपल समझाऊंगा। सर फर्स्ट वाला एलिन्स है ना? कौन सा? सर फर्स्ट वाला एलिन्स। एलीन्स, ये है लास्ट में क्या लिखा है? बाइफेनिल। इनका नाम है एल्काइल इडीन साइक्लोएल्केन, इनका नाम है स्पाइरेन, इसका नाम है बाइफेनिल। अभी वापस से आएंगे सारों के नाम, एक बार आप इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं वन बाय वन सारे एग्जांपल लेता हूं। सर एक बार आप बोलिए ना। बेटा मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली है कि किसी भी कंपाउंड के प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए किरेल कार्बन का होना अब जरूरी शर्त नहीं है, कंपाउंड किरेल होना चाहिए। तो कंपाउंड किरेल कैसे भी हो सकता है, उसके डिफरेंट एग्जांपल ये। अब आज हम ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनमें किरेल कार्बन नहीं होगा लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो पीपीएल को राइट भी टर्न कर सकता है और लेफ्ट भी टर्न कर सकता है, और उसका रीजन ये एग्जांपल अपनी शक्ल से देंगे, अपने ओरिएंटेशन से देंगे, अपने अंतरिक्ष में व्यवस्था से देंगे। कैसे? देखिए शुरू करता हूं मैं सबसे पहला एग्जांपल। सर जो स्पाइरो और बाइसाइक्लो वाला पढ़े थे वही है ना? हाँ वही वाला, बिल्कुल वही वही। अब देखो पहला एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं एलीन। हम एलीन किसको कहते हैं? एलीन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक ही कार्बन पर दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं। इसको टेक्निकली बोला जाता है क्यूमुलेटिव, इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव डाइईन, हिंदी में इसको बोलते हैं संचयी डाइईन।
संचयी का मतलब होता है इकट्ठा होना, दोनों डबल बॉन्ड एक ही जगह इकट्ठे हो गए, इसीलिए इनको कई बार बोल दिया जाता है क्यूमुलेंस। क्यूमुलेंस क्यूमुलेंस क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव एलीन्स, इसका नाम होता है क्यूमुलेंस। अब देखो इसके एग्जांपल को समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा कार्बन, ये डबल बॉन्ड फिर कार्बन, ये डबल बॉन्ड फिर कार्बन, सबसे छोटा वाला एलीन, ये सबसे छोटा एलीन है। अब इस एलीन के अंदर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत इजी दिखाई दे रहा है, जबकि सही मायने में ये ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। ये सही मायने में कैसे है, आप मैं इसको समझाता हूं। अगर आप समझ पा रहे हो तो इसका हाइब्रिडेशन sp है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। अब देखो इसको मैं अंतरिक्ष में बाहर निकाल के ला रहा हूं, जब मैं इसको अंतरिक्ष में बाहर निकाल के लाऊंगा तो ये कैसे दिखाई देंगे, अब आप सोचना। अब आप देखो, ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये पेपर के प्लेन के ऊपर है, पूरा चिपका हुआ, और इसकी जो दो वैलेंसी आ रही है, ये भी आपकी ए, ये आपका ए, यहां पर जुड़ रहा है आपका बी, ये देखो बी, तो ये पेपर के ऊपर आ रहा है। लेकिन ये जो अगला डबल बॉन्ड है वो इसके 90 डिग्री पे चला गया, 90 डिग्री पे चला गया, इसके राइट एंगल पे चला गया। तो गौर से देखो जो अगला वाला कार्बन है ये और ये वाला, ये सही मायने में इस तरीके से, सर ये कौन सा झूला है? अब देखो आप गौर से देखो, इस कार्बन जो कि सेंटर पे, इस पे ये वाला कार्बन का पूरा पार्ट तो पेपर के प्लेन पर है, और ये आपका वेज हो गया, वेज का मतलब आपकी तरफ आ रहा है और ये बता रहे हैं आपसे बैक साइड जा रहा है। तो इस पे जो ग्रुप लगा हुआ था वो तो गया बोर्ड के पीछे, और इस पे जो ग्रुप लगा हुआ था यहाँ पर वो देखो बी, ये आपकी तरफ आ गया। अब आप सोच के देखो, इस समय इसके स्ट्रक्चर को इमेजिन करो, तो आपके टोटल ए 2 है, बी 2 है, लेकिन ये ए और बी पेपर के प्लेन पे चिपके हुए हैं, और ये वाले ए और बी पेपर प्लेन से मुड़ गए। इसका मतलब इस समय ये पूरा मॉलिक्यूल कायरल हो गया, और जो भी मॉलिक्यूल कायरल हो जाए, सोचिए जब इसमें से पीपीएल पास होगी, ये इसमें से होगी गुजरेगी, तो आप सोचेगा ये पीपीएल अपने पाथ से कहीं ना कहीं डेविएट हो जाएगी, या तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगी तो डी बन जाएगी, या ये अगर मान लीजिए लेफ्ट टर्न कर गई तो ये इसको कर देगी एल। इसका मतलब आपके सामने पिक्चर बड़ी क्लियर हो गई कि केवल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या पीपीएल का लेफ्ट या राइट होना केवल किरेल कार्बन से नहीं होता, मॉलिक्यूल के किरेल होने से बनता है, और मॉलिक्यूल का किरेल होना बिना किरेल कार्बन के भी हो सकता है। तो इस समय ये एक बेस्ट एग्जांपल नोट कर लीजिए इसका 3 डायमेंशनल फॉर्म। सर लेकिन इसमें तो sp3 संकरण नहीं है। क्या बेटा? इसमें sp3 संकरण नहीं है सर। तो sp3 तो उसके लिए होता था ना, ये तो बोला डिफरेंट एग्जांपल है, sp3 तो उसका कंडीशन है कायरल कार्बन की। हम वही तो एक्सेप्शन लेके बैठे हैं, 100 में से 1% एक्स्ट्रा पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? 100% का 99 तो आप कर ही रहे हो, वो तो नीट का आप कोर्स में पढ़ते ही पढ़ते हो, वो तो 99% है। लेकिन कुछ अलग भी तो होते हैं, जैसे आप जीन्स में म्यूटेशन पढ़ते हो ना, वैसे इसके अंदर कुछ एग्जांपल स्पेशल निकलते हैं, वो अपनी क्वालिटी से ऑप्टिकल एक्टिविटी बना लेते हैं। तो ये उसने अपनी क्वालिटी से ऑप्टिकल एक्टिविटी बनाई। तो आज के बाद आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आ गया, आपसे एग्जामिनर कभी लिखेगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि किरेल कार्बन होने पर भी कंपाउंड किरेल या सक्रिय होता है, तो आप मना कर दोगे नो, आप कहोगे बिना किरेल कार्बन के भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। उसका बेस्ट एग्जांपल ये एमीन,
नोट करो, देखो इसका सर जी एक बार और बताइए ना, समझ नहीं आ रहा है समझ नहीं मेरे आ रहा सर। बेटा ये आईआईटी का है तो समझ में धीरे ही आएगा ना, आपको अपने दिमाग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना। आप धीरे धीरे बढ़ाओगे तभी तो अच्छी चीज जुड़ेगी, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। पहले को। कॉपी सर ये का क्वेश्चन नीट में नहीं आता? इतने क्वेश्चंस आएंगे नीट में। ठीक है। हाँ, ठीक है। ये 1% चांस है, केवल 1%। 99% तो ये वाले एग्जाम्पल थे जो करके खूब आए हो आप। ये एग्जाम्पल आएंगे पेपर में भरकर आएंगे खूब, और हम कहते हैं यही आए बढ़िया है। लेकिन सोचिए सेलेक्ट होने वाला बच्चा किसके भरोसे रहता है, उस 99 के भरोसे के खुद के 100% के भरोसे। सेलेक्ट होने खुद के के लिए 100% 100%। जेब में 100% का कैलिबर होगा तभी तो सेलेक्ट होंगे। 5 टेस्ट थोड़ी होती है, है ना। आप सोचो, आप अपने आप को देखो कमतर महसूस मत करो। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, इसलिए आपसे बहुत अच्छी डिस्कशन कर सकता हूं मैं कि आपका पैदा होना भी आपके विनिंग पॉइंट को क्लियर करता है। क्योंकि आप अच्छे जानते हैं इतने सारे स्पर्म में से केवल एक स्पर्म ने ओवा को फर्टिलाइज किया लाखों करोड़ स्पर्म में से, और वो हो आप। यस सर। आपका Yes, sir. पैदा होना आपका विनिंग स्टेटस है। तो सोचो आप सब कुछ कर सकते हो। क्लियर? यस सर। यस को सर। समझने के लिए धीरे धीरे आएगा पॉइंट। अभी ये एग्जांपल समझ लो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ अगला पॉइंट। जैसे देखो मेरे पास ये दो डस्टर है, इनको सॉलिड मानो। देखो ये थे वो स्ट्रक्चर, देखो ये। अब ये स्ट्रक्चर दीवार पे चिपका हुआ है तो ऐसा है, देखो ये। लेकिन जैसे इसको आपने दीवार से बाहर निकाला, ये तो पेपर प्लेन पे रह गया और ये पेपर प्लेन के राइट एंगल पे चला। ऐसा होने से क्या विशेषता आती है? ऐसा होने से कंपाउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। क्लियर? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और आपका पीपीएल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है। तो कायरल कार्बन जो काम करता था वही काम इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाकर कर दिया, इसीलिए पीपीएल प्रभावित हो गई। तो इसका मतलब किरैल कार्बन होने से जो प्रभाव उत्पन्न होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो प्रभाव इस कंपाउंड ने अपनी प्लेनेटरी, अपनी समतलता को छोड़कर दिया। यहाँ दिखाई दे रहा है समतल, लेकिन जब बाहर निकालोगे तो अंतरिक्ष में ये एक दूसरे के राइट एंगल। अब आप सोच के देखो, जो अगला पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं वो पॉइंट ये है कि अभी डबल बॉन्ड की संख्या है सम, दो ही डबल बॉन्ड है। अगर सोच के देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसा कर देता, अब कल्पना आप करो। अब आपकी कल्पना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी कल्पना स्टार्ट होगी तो आप सोच के देखो, ये पहला वाला डबल बॉन्ड तो पेपर के प्लेन पे ये रहा, समझ में आ गया? और दूसरा डबल बॉन्ड इसके राइट एंगल पे चला गया, देखो ये रहा। ये देखो। और अब तीसरे के बारे में सोचो। अब तीसरा इसके राइट एंगल पर जाएगा तो सोचिए इसका मतलब वो पहले वाले के समतल पर आ जाएगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब आप सोच के देखो, अगर आपके पास डबल बॉन्ड ऑड हो जाए, विषम हो जाए, तो पहला और तीसरा, या पहला और पांचवा, या पहला और सातवां एक ही तल पर आ जाएगा। और सोचो अगर एक ही तल पर आ गया तो ये बना देगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखो ये बन गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। और आपको अच्छी से पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा कि इनएक्टिव हो जाएगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अकायरल हो गया। इसका मतलब ये प्रकाशिक अक्रिय हो गया। आप इस पॉइंट को धीरे धीरे समझो कि अगर एलीन में इवन नंबर पर डबल बॉन्ड्स होंगे तो पहला प्लेन पर तो दूसरा उसके राइट एंगल पर। ये प्लेन पर है तो दूसरा उसके राइट एंगल पर, ये आगे देखो। लेकिन जैसे ऑड होगा तो तीसरे वाले के साथ पहला वाला बिल्कुल एक तरफ पे आ जाएगा।
तो पहला वाला तल पर, दूसरा वाला तल पर और बीच वाला 90 डिग्री पर, तो दो तल होते ही बीच में पीओएस आ जाएगी। इसका मतलब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे और जहां दोनों एक जैसे हुए वहां पर एक दूसरे को काट देंगे। इसका मतलब आज के बाद एलीन के अंदर भी दो केस आ गए कि अगर सम संख्या में डबल बॉन्ड हो तो प्रकाशिक सक्रिय, लेकिन अगर वो आपके विषम नंबर पर आ गए डबल बॉन्ड तो पहला और लास्ट एक ही तल पर आ जाएगा और इससे बन जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री और वो कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा अब बताता हूं। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये देखो और आपसे पूछेगा बताइए ये कंपाउंड प्रकाशिक सक्रिय है कि प्रकाशिक अक्रिय। अब क्वेश्चन इजी हो गया समझने के बाद, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव? एक्टिव। एक्टिव। और यही आंसर सही है क्योंकि अब आप समझ गए इसलिए एक्टिव है क्योंकि पहला अगर तल पे है तो दूसरा राइट एंगल, तीसरा अगर तल पे है तो चौथा फिर राइट एंगल, तो पहला और चौथा ऐसा होगा। तो इसका मतलब जब जब ऐसी संरचना बन जाए फर्स्ट और लास्ट में हमेशा वो पीपीआर को प्रभावित करेंगे और होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप सोचो यही एग्जांपल ऐसा होता इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि आप इसको अंतरिक्ष में फीड करने लग गए क्योंकि आपको पता है अगर ये पेपर के प्लेन पर है, बस ए और बी बदल दिया मैंने, तो ये पेपर के प्लेन पर है तो ये तीसरा वाला पेपर के फिर प्लेन पर आ जाएगा। तो ये पेपर के प्लेन पर, ये राइट एंगल पर और फिर ये भी पेपर के प्लेन पर, तो दो प्लेन पर हो गया तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा प्रकाशिक अक्रिय। और सोचिए अगर एग्जामिनर ने ऐसा एग्जांपल बना दिया, तो प्रकाशिक सक्रिय के प्रकाशिक अक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव के ऑप्टिकली इनएक्टिव? इनएक्टिव सर इनएक्टिव रहेगा ना अक्रिय? रहेगा क्योंकि आपकी बार ये दोनों सेम हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं देंगे, इधर ये भी होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप सोच के देखिए आपके पास अब सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब आज के बाद अगर मैं अब आपने जो सीखा उसको इकट्ठा कर दूं, नटशेल कर दूं, तो सोचो आज के बाद एलीन के अंदर अगर सम संख्या में डबल बॉन्ड्स आते हैं 2 4 6 8 तो भी वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन चेक कर लेना एक कार्बन पे दो एक जैसे नहीं हुए, अगर दो एक जैसे हुए तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन जाए, तो कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। और फिर ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा? जब एलीन्स के अंदर ऑड डबल बॉन्ड आए 3 5 7 या फिर 9, और शर्त हो जाएगी एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं होने चाहिए। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आज के बाद पेपर में जो भी एलीन दिया जाएगा आप आराम से उसको पहचान लोगे वो ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव। अब सर 2 4 6 आएगा तो एक्टिव रहेगा ना? हाँ दो भाई इवन आ गया बेटा। यस सर यस। इवन आने पर सारे एक्टिव, बस शर्त ये है कि एक ही कार्बन अलग होने चाहिए। ये जैसे दोनों सेम आ गए तो भले इवन हो लेकिन दोनों सेम हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से भी नहीं आनी चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से भी नहीं आनी चाहिए। अब आप चेक करो आपका ये कंसेप्ट बनके दिया हो गया पहला पार्ट। क्या एग्जांपल क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। इसको अब इसको कर दो स्नैपशॉट। अब इसको कर दो स्नैपशॉट में एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। अब की बार एग्जांपल ले रहा हूं मैं स्पाइरेन्स। देखो अब की बार एग्जांपल ले रहा हूं मैं स्पाइरेन्स। ये स्पाइरेन्स वही है जो अपन ने स्पाइरो पढ़े थे। देखो ये स्पाइरो,
अब एक्सक्यूज मी सर, अब देखो गौर से देखो, अब मैं इसी कंपाउंड को स्पाइरो बनाने जा रहा हूं। कैसे? ये वाले डबल बॉन्ड को रिंग में बदल रहा हूं, देखो मैं। इसलिए बिल्कुल यही एग्जांपल वापस बनेगा, देखना कैसे। तो सब एक ही जैसे पैटर्न से बनेंगे, देखो। अब की बार देखो, ये है स्पाइरिंग, अब देखो ये बिल्कुल एग्जांपल इस एग्जांपल की तरह है, देखो। जो अभी जस्ट आप कर आए हो, देखो ये एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले कर आए थे। जैसा ये स्पेस के अंदर था, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर ये भी स्पेस में है। सिर्फ मैंने इस डबल बॉन्ड को एक रिंग बना दी और देखो स्पाइरल बना दिया। अब आप गौर से देखो, ये वाला स्पाइरल का ए और बी पेपर के प्लेन पर है, और ये वाली जो रिंग है वो 90 डिग्री पे टर्न कर गई। तो 90 डिग्री पे टर्न कर गई तो ये चला गया बोर्ड के पीछे और ये आपकी तरफ आ गया। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा वेज बना दूं तो आप समझ जाओगे आपकी तरफ आ गई। इसका मतलब ये भी वही सेम कंसेप्ट है कि अगर इवन नंबर हुआ तो ये कंपाउंड हो गया कायरल, यानी कि प्रकाशिक सक्रिय, बिल्कुल इसकी तरह, क्योंकि इसमें और एलीन में कोई डिफरेंस नहीं। और सोच के देखो, अगर मैं ये एग्जांपल ऐसे ले लेता हूं, पेपर में ऐसा आएगा, और अब आपको फील करना पड़ेगा इसको। अब इसको अंतरिक्ष में बाहर निकाल के लाओ तो चेक करके देखो, क्या इसमें ये वाला सीएल इस सीएल के साथ एक ही प्लेन पर है या 90 डिग्री पर? एक ही प्लेन में होगा सर। एक ही प्लेन पर है। अगर एक ही प्लेन पे हुआ तो फिर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो जैसे ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है, आप इसको एग्जाम में ऐसा सोच सकते हो, देखो। अब आप देखो, ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला है। अब आप गौर से देखो, इसमें संख्या हो गई और, तो पहला रिंग और तीसरा रिंग एक ही तल पर आ गए, एक ही तल पर आ गए, तो ये बन गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री बनते ये कंपाउंड हो गया एक कायरल। तो इस समय ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, प्रकाशित अक्रिय। ये अब आपको मतलब समझ में आ गया। ये वाला केस बिल्कुल इस तरह का केस है, देखो ये जो मैंने 3 लिया ना, तो जहां पर दिए जैसे ये वाला 1 2 3, ये वाला एग्जांपल सेम। इसका मतलब आज के बाद हमने 2 ऐसे एग्जांपल्स किए आज, एलीन और स्पाइरेन, जिनमें इवन नंबर हो तब तो वो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, चाहे एलीन ले लूं चाहे स्पाइरेन ले लूं। और अगर मैंने ले लिए और, चाहे मैं एलीन ले लूं चाहे स्पाइरेन, तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बनने से, पहला और लास्ट एक ही तल पे आने से प्रकाशिक सक्रियता खत्म कर देगा, अर्थात पीपीएल को कहीं नहीं मोड़ेगा। ये हमारा एक्स्ट्रा कंसेप्ट था जो अपन आज किया। अब बाकी कल अपन बाकी एग्जांपल करेंगे। पहले चेक कर लेना यहाँ तक अपन कर पाएंगे, यस और नो? सर तो पीओएस आएगा सर एक मतलब बार और बताइए ना। एक बार तू, अरे इस साल ही सेलेक्ट हो जाना, तू हर बार कहता है, आदत बना ली तेरे कि सर एक बार और, तो हमेशा एक बार में काम करने की सोच, बदमाश। सर मैं हमेशा नहीं पूछता। ये तेरे बदमाश तकिया कलाम बना लिया, एक बार और। मैं एक बार क्या 50 बार बता दूंगा, लेकिन पहले कंसंट्रेट होना सीख, नहीं तो ये आदत बन गई तो तू क्या करेगा, इंतजार करेगा कि पहले में तो जान दो, फिर सेकंड में तो पूछ नहीं है मेरे को। ऐसे नहीं बेटा। सर मेरे पास तो 2 चांस है ना। आप देखो, मैंने बहुत, कोई चांस नहीं है पहले भी जाना है, कोई चांस नहीं होता, पहले भी सिलेक्ट होना होता है। अब की बार मैंने बहुत सिंपल सा हिंट दिया है कि एलीन्स अगर हो या स्पाइरेन अगर हो, तो अगर सम संख्या में डबल बॉन्ड या
या सम संख्या में रिंग हो तो पहला डबल बॉन्ड या पहली रिंग पेपर के प्लेन पर होती है, दूसरी उसके राइट एंगल पर होती है, और जब भी आपके एक दूसरे के राइट एंगल पर हुए तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगी। लेकिन अगर आपका डबल बॉन्ड ऑड हो गया या आपकी रिंग ऑड हो गई तो पहली रिंग और लास्ट रिंग एक ही तल पर आ जाएंगे। एक ही तल का मतलब होगा, सोचो आप, दिमाग लगाओ कि ये वाली रिंग, ये वाला किरेल कार्बन जितने डिग्री से क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, ये उतने ही डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। फिजिक्स का रूल है 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स 0, परिणामी बल 0 है, इसीलिए ये पीपीएल को कहीं नहीं मोड़ेगा। अगर मैं नटशेल में बात करूं तो बहुत इजी कि एलीन हो चाहे स्पाइरेन, सम हुए तो प्रकाशिक सक्रिय और विषम हुए तो प्रकाशिक अक्रिय, बस इतना सा कंसेप्ट। क्या मैं होप करूं मेरी बात समझ में आ गई? यस यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट टाइम पूरा करेंगे ये अपना लगभग कंप्लीट, फिर इसके बाद अपन शुरू करेंगे कंफर्मेशन और फिर अपनी शुरू हो जाएगी जीओसी। ये टॉपिक अब 1 या 2 दिन में खत्म होने वाला है। चलिए ओके डियर्स। हेलो सर। सर सर फिजिकल केमिस्ट्री भी आप पढ़ाओगे ना? नहीं, वो बात है, दूसरे सर आएंगे। सर आप ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर आप पढ़ाइए ना। बेटा मैं पढ़ा ही सकता क्योंकि मेरे को अभी बाकी जगह भी क्लास है मेरी, मैं इतना शेड्यूल नहीं दे पाऊंगा ना, इसीलिए सर कोई आप ऑर्गेनिक पढ़ा के चले जाएंगे। और आएंगे नहीं क्या? नहीं, मैं आपके साथ ही मैं जाऊंगा कहाँ, जब आप कहोगे तब आ जाऊंगा। और फिजिकल वाले सर भी जो आएंगे वो दी बेस्ट है यहाँ के माने हुए। यहाँ पर हमारे जो संजय सर हैं और आपके सर हैं, उन्होंने यहाँ की जो टीम, जो क्वालिटी टीम है वो ले रखी है, तो आप बहुत लकी हो कि आपको यहाँ पर बिना कोटा आए आपको ये मौका मिल रहा है घर पढ़ने का। तो Yes, जो sir. फिजिकल के टीचर है वो भी बहुत शानदार। सर सर, कोरोना ने तो हमारा सर, हेल्प कर दिया। अच्छा एनवी एनवी सर से, अच्छा एनवी सर से तो मिलते हैं, तो दोस्त ही हमारे को। सर इनऑर्गेनिक के भी अलग होंगे क्या? हैं? मिल रहा हाँ है इनऑर्गेनिक के क्या कह रहे हो बेटा? इनऑर्गेनिक बेटा सब हो जाएगी, चिंता मत करो, आपका कोर्स सारा कंप्लीट होगा, बढ़िया होगा। वो नहीं पूछ रही है, जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं और दूसरे टीचर्स आएंगे हमको फिजिकल पढ़ाने के लिए, वैसे ही इनऑर्गेनिक के लिए अलग टीचर आएंगे क्या? ऐसा यही पूछ तो रही बात थी। है, ताकि आपको, अब जैसे आप डॉक्टर बनोगे तो सोचो जो कार्डियोलॉजिस्ट है उससे बढ़िया अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर या मान लो कोई फिजिशियन किसी हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता तो स्पेशलाइजेशन जरूरी है, तो कोटा में स्पेशलाइजेशन होता है कि नहीं? तो ऐसे हमारा स्पेशलाइजेशन आप तक आगे देखो और अपन मिलते हैं। चलो ओके डियर एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। जय हो।